मित्रों नमस्कार। ये है जाब स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, प्रत्येक दिन की तरह जो है अपने इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं जो इतिहास का प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले एक विनम्र निवेदन है, हमारे जाब स्टडी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे सारी वीडियोज आप तक पहुंच सकें। तो आइए पहला प्रश्न हल करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारत में पूरा पाषाण काल के विषय में असत्य है? कौन सा गलत कथन है पूरा पाषाण के संबंध में? पूरा पाषाण कालीन स्थल समस्त भारत से मिले हैं, क्या सही है? या पूरा पाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु नदी के कछारों से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं, क्या ये गलत है? तीसरा नंबर है, पूरा पाषाण कालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ से प्राप्त हुए हैं, क्या यह गलत है? या चौथा है, डिडवाना में सांगी तालाब से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, क्या ये गलत है? तो आपने उत्तर इसका दे दिया होगा। जो उत्तर सही होगा इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। यानी जो है पूरा पाषाण कालीन स्थल जो है भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी भागों से प्राप्त हुए हैं, किंतु गंगा एवं सिंधु के जो कछारों में प्रायः इनकी संख्या नगण्य है। तो यही दोस्तों गलत है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह है, प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थी? प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी जो नदियां थी, सहायक नदियां अफगानिस्तान क्षेत्र में थी, ये बताना है। क्या हरिरुद्र, या बी नंबर कुभा, या सी नंबर जो है क्रुमु, और या डी नंबर जो है कि आपका वितस्ता। तो बताना है कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, 2 नंबर कटे हुए हैं इसके, सी और डी नंबर। तो हम आपसे बता दें कि सी और डी में क्या होगा, ये हम लिख देंगे इसमें। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए बी सी तीनों हो जाएगा। यानी कि ये ए भी है, बी भी है और सी, ये तीनों नदियाँ जो दोस्तों हैं सहायक थी जो अफगानिस्तान क्षेत्र में अवस्थित थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो दोस्तों सी सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों। ये आइए देख लेते हैं, इसके थोड़ा सा और जानकारी कर लेते हैं। तो पाकिस्तान से बहती हुई जो सिंधु नदी जो होती दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत के कौन कौन से राज्यों से? तो जम्मू और कश्मीर से। और चीन में देखते हैं तो पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती हैं। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। कौन सी? तो सिंधु नदी। सिंध की 5 उपनदियाँ भी हैं जो पाकिस्तान और भारत के बीच विभाजित हैं दोस्तों। तो कौन कौन सी हैं वो जान लेते हैं। बितस्ता या उसी को झेलम कहते हैं, अस्किनी या उसी को हम चिनाब कहते हैं, परुष्णी या उसी को रावी कहते हैं, बिपाशा या उसी को हम ब्यास कहते हैं, और शतुद्री या उसी को सतलज नाम से जाना जाता है। मित्रों, अफगानिस्तान में प्रवाहित होने वाली सिंधु की सहायक नदियाँ कुभा, क्रुमु और हरिरुद्र हैं। ठीक है मित्रों। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसका सी सही हो जाएगा, ये वाला। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नांकित में किस स्तर से पाई गई है? हड़प्पा का वो कौन सा स्थान है इनमें से जहाँ से मनके बनाने की जो कार्यशाला पाई गई है, ये बताना है। क्या यामरी से, या बनावली से, या लोथल से, या रंगपुर से? तो मित्रों इस प्रश्न का दो उत्तर सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों जगह, यानी लोथल और बनावली दोनों ऐसे स्थान हैं जहाँ से मनके बनाने की कार्यशाला पाई गई है। इसके अतिरिक्त दोस्तों चहुंदड़ों से भी कार्यशाला पाई गई है, जबकि यामरी को का जो है ऐसा पहला स्थल माना गया है जहाँ से सबसे पहले प्राक हड़प्पाकालीन अवशेष मिले हैं। और दोस्तों रंगपुर की बात करते हैं तो रंगपुर से आप जानते होंगे कि धान की भूसी प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी और सी, यानी कि दोनों ये सही हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। गिरिब्रज एक समय में किस महाजनपद की राजधानी थी? ये बताना है। आसान प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है ये।
तो गिरिब्रिज एक समय में किस महाजनपद की राजधानी थी? तो क्या कौशल की, या मगध की, या अवंती की, या गांधार की? तो इस प्रश्न का आपने टिक कर लिया होगा उत्तर सही। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही हो जाएगा, यानी मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। दोस्तों, मगध राजवंश की प्राचीन राजधानी गिरिब्रज थी। यह राजधानी जो है महाभारत कालीन जरासंध के समय से मौर्य वंश तक जो है अलग अलग नामों से पहचानी गई थी। ध्यान रखें मित्रों, ये महाभारत कालीन जरासंध के समय से जो है मौर्य समय तक जो है अलग अलग नामों से पहचानी जाती रही है। गिरिब्रज नगर को दोस्तों वसु राजा ने गंगा के किनारे बसाया था। बृहदत्त के पुत्र जरासंध ने अपने अपार सामर्थ्य से दोस्तों सभी राज्यों पर जो है मगध का आतंक स्थापित कर अपने राज्य को विशाल साम्राज्य का रूप दिया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बी होगा सही। सी नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? क्या सारनाथ, या कुशीनगर, या बोध गया, या जो है आपका पावापुरी? तो बताना है कि कौन सा नगर जो है वो गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता है। ये प्रश्न रहा है आपका। तो बताइए इसमें कौन सा आपका प्रश्न सही हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है क्या सारनाथ, कुशीनगर, या बोध गया, या पावापुरी? तो सही उत्तर दोस्तों आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, यानी पावापुरी से गौतम बुद्ध का जो है संबंध नहीं था। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों कि इनका जन्म जो होता है लुम्बिनी में होता है 563 ईस्वी में, और ये साकी कुल के राजकुमार होते हैं। 29 वर्ष की जो अवस्था में है महाभिनिष्करण होता है इनका, इन ग्रह त्याग करते हैं, और जो जन्म से पहले जो 32 महापुरुषीय गुणों से युक्त थे दोस्तों, है ना। आप जानते हैं दोस्तों इनके जो स्थान थे प्रमुख तो सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, श्रावस्ती, ये प्रमुख स्थान थे। जबकि जो दोस्तों पावापुरी का जो संबंध है वो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनसे संबंध रखता है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। मौर्य प्रशासन में कुप्पाध्यक्ष प्रभारी होता था, तो किस विभाग का अधिकारी होता था ये बताना है। क्या परिवहन विभाग का, या कृषि संसाधन का, या जल संसाधन, या वन संसाधन? तो परिवहन कुप्पाध्यक्ष का संबंध किससे था? तो आप जान गए होंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वन संसाधन से था। दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है जो आप जानते हैं कि 27 तीर्थों का या विभागों का अध्यक्षों का जो है उल्लेख मिलता है, जिनमें से अलग अलग विभाग के दोस्तों स्वामी जो होते थे। उनमें पण्याध्यक्ष जो होता था वाणिज्य का अध्यक्ष होता था, जबकि कुप्पाध्यक्ष जो होता था वो दोस्तों वन संसाधन का अध्यक्ष होता था। और पौतवा अध्यक्ष की बात करते हैं तो माप तौल का जो है वो अधिकारी होता था। मुद्रा अध्यक्ष भी होता था, लेकिन वो पासपोर्ट का अधिकारी होता था। मित्रों, इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में जो है कारुबाकी और पुत्र तेवर का उल्लेख मिलता है? यानी अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें उसके पुत्र तेवर का अभिलेख मिलता है? तो ये लघु शिलालेख 7वां है, या रानी का अभिलेख है, या लघु शिलालेख 13वां, या स्तंभलेख 7वां? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रानी का अभिलेख जो है शिलालेख जो है इसमें जो है तेवर का उल्लेख मिलता है। इसकी खोज जो है 1834 में कैप्टन बर्ड द्वारा की जाती है। यह मूलतः जो था दोस्तों कौशाम्बी में या प्रयागराज में, यानी कौशाम्बी में था लेकिन बाद में ये प्रयागराज लाया जाता है। इसमें अशोक के साथ यानी कि तेवर का भी उल्लेख मिलता है जो उसका पुत्र था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। इन मध्यकालीन राज्यों में से किसके अधीन प्रांतों को भुक्ति प्रदेश और भोग, इन मध्यकालीन जो है राज्यों में से किसके अधीन प्रांतों को भुक्ति प्रदेश और भोग में विभाजित किया गया था, ये बताना है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। क्या पल्लव राजवंश, चेर राजवंश, या अहोम राजवंश, या गुप्त राजवंश? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा, जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी गुप्त राज जो था भुक्ति प्रदेश और भोग में विभाजित होता था। दोस्तों गुप्त शासन काल जो है के समय प्रांतीय शासन व्यवस्था
भुक्तियों में विभाजित थे तथा प्रत्येक भुक्ति के अनेक विषय होते थे। भुक्ति को हम वर्तमान समय में दोस्तों कमिश्नरी के समान कह सकते हैं और भोग को मौर्य काल में भोग कर को चुंगी कर कहा जाता था, जो आगे चलकर दोस्तों गुप्त साम्राज्य में भोग कर कहा जाने लगा था। दोस्तों प्रांतों को भुक्ति, देश या अवनी भी कहा जाता था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है अगला प्रश्न, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो ये आसान सा प्रश्न है, किसका था और किसने बनवाया था ये आप जान गए होंगे। तो सुल्तानगढ़ी का जो संबंध है वो नासिरुद्दीन महमूद का एक मकबरा है जो इसका पुत्र था। तो ये आप जान गए होंगे जिसका पुत्र था उसका नाम था क्या, ये इल्तुतमिश का दोस्तों पुत्र था। किसका, तो इल्तुतमिश का पुत्र था, जिसको 1231 ईस्वी में दोस्तों इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। ये कूट के माध्यम से इस प्रश्न का मित्रों उत्तर देना है। निम्नलिखित शासकों के शासन काल पर विचार करना है और इन्हें कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। मसूद शाह क्या आएगा पहले, या बहराम शाह, या रुकनुद्दीन फिरोज, या नासिरुद्दीन महमूद। तो बताना है, इनको क्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सा सही होगा। तो मित्रों आप जानते हैं कि एक जो ऐबक बनता है, फिर आराम शाह बनता है, फिर इल्तुतमिश बनता है, और फिर उसके बाद जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह बनता है, फिर बहराम शाह, फिर मसूद शाह, और फिर बाद में नासिरुद्दीन महमूद का उल्लेख आता है। तो ये क्रम रहा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही हो जाएगा। ये यानी पहले बनेगा आपका रुकनुद्दीन फिरोज, तो एक नंबर ये थर्ड वाला पहले आ जाएगा, है ना दोस्तों। बहराम शाह फिर बनता है तो 2 ये बहराम शाह आ गया, और 3 में कौन है, 3 में आपका मसूद शाह होगा, यानी मसूद शाह आपका। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा ज़मीन दी थी, यानी अकबर जो था उसने किस सिख गुरु को जो है 500 बीघा ज़मीन दी थी, ये बताना है। क्या गुरु अर्जुन देव को, या रामदास को, या अमरदास को, या गुरु अंगद सिंह को। तो आप इसका उत्तर देना है आपको। तो आपका उत्तर जो सही होगा वो जो हो जाएगा 500, कौन सा हो जाएगा, तो गुरु रामदास को अकबर ने जो है 500 बीघा ज़मीन दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों गुरु रामदास जो थे अकबर के समकालीन थे, इन्हीं को 500 बीघा ज़मीन दी गई थी और इस ज़मीन पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया था। दोस्तों पहले इस नगर का जो नाम था रामदासपुर था और इनके अनुयायियों को रामदासीस कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। एक बात और बता दें मित्रों कि जो है रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके जो है गुरु का पद जो है पैतृक कर दिया गया था। तो इन्हीं के समय कह सकते हैं कि गुरु पद जो है यानी है पैतृक हो जाता है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। यह है दूसरा प्रश्न जी। अकबर जो है अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था, यानी इबादत खाना जो बनवाई गई थी उसका निर्माण किस स्थान पर हुआ था। क्या आगरा फोर्ट में, या फतेहपुर सीकरी में, या दिल्ली में, या सिकंदराबाद में। तो आप जानते हैं दोस्तों ये इबादत खाना का निर्माण है जो 1575 में जो है होता है ना। तो ये सीकरी में ही होता है, यानी कि फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों इबादत खाना जो था किस लिए था, तो आप जान गए होंगे कि यह प्रार्थना भवन था एक तरह से, और बाद में चल करके भी बाद में इसी में तर्क बतर्क भी होता था। कहें कि सभी धर्मों के अनुयायी होते थे, लेकिन इसमें जो है बौद्ध धर्म के जो अनुयायी दोस्तों नहीं शामिल हुए थे, कभी नहीं शामिल हुए। और मित्रों बता दें कि यह बृहस्पतिवार को रात में ही इस यहाँ पर जो है तर्क वितर्क होता था। सभी धर्म के जो गुरु थे वो शामिल होते थे। किस दिन, तो बृहस्पतिवार को रात में। आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शिवाजी प्रशासन में भू राजस्व सर्वेक्षक था।
क्या मोरोपंत पिंगले या दत्ताजी पंत या अन्नाजी दत्तो और या तो फिर कृष्णजी पंत। तो बताना है कि शिवाजी के प्रशासन में जो कौन सा व्यक्ति था जो क्या था, तो भू सर्वेक्षक का पद संभाले हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन उत्तर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, यानी अन्नाजी दत्तो थे जो शिवाजी के प्रमुख भू सर्वेक्षक थे। मित्रों, शिवाजी के प्रशासन में प्रमुख भू सर्वेक्षक का कार्य जो है अन्नाजी को संभाला, अन्नाजी को दिया गया था। ये शिवाजी के प्रधानों में, अष्ट प्रधानों में से एक थे। इन्होंने शिवाजी के अनुसार ही 1679 ईस्वी में एक विस्तृत जो है भू सर्वेक्षण करवाया था और उपज का जो है 33% राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था, जिसे बाद में बढ़ाकर दोस्तों 40% कर दिया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये है विजयनगर की मुद्रा की मानक इकाई जो बाद में के यूरोपीय वृत्तांतों में पगोड़ा के रूप में उल्लिखित थी, इसे निम्न अभिलेखों में किस नाम से जाना गया है, बताना है। यानी विजयनगर की जो मुद्रा थी पगोड़ा, बाद में उसे किस नामों से जाना गया है ये बताना है। तो क्या उसे वराह भी कहा जाता था, या गडियान भी, या हूण भी, या फड़म भी कहा जाता था, बताना है इसको। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उसको वराह भी कहते थे, गडियान भी कहते थे और हूण भी कहते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मित्रों, तो ये प्रश्न रहा आपका, हो गया। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। ये है, ये भी बड़ा प्रश्न है, इसको भी शॉर्ट करना पड़े। आईने अकबरी में निम्नलिखित में से किन फसलों को किसी भी दस्तूर सर्किल में उल्लेख नहीं मिलता है। आईने अकबरी में निम्नलिखित में किन फसलों का जो है किसी दस्तूर सर्किल में उल्लेख नहीं मिलता है। कॉफ़ी, क्या कॉफ़ी का नहीं मिलता, या चाय का, या अफीम का, या नील का, या तंबाकू। तो किसका नहीं मिलता ये बताना है मित्रों। आप इसका उत्तर देना है, तो क्या सही होगा इसको आप टिक करके बताइए। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर जो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर है इसका डी सही हो जाएगा, यानी ए, बी और ई जो है ये ऑप्शन सही होगा। इन्हीं का जो है दस्तूर सर्किल में उल्लेख नहीं मिलता है, यानी ए, तो ये ए और बी और ई, यानी कॉफ़ी, चाय और तंबाकू का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन उत्तर पश्चिम प्रांत में भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। यानी कौन व्यक्ति था इसमें से जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो है भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था को शुरुआत किया था, उसका नाम बताना है। क्या हाल्ट मैकेंजी था, ये बताना है, या जेम्स थॉमसन था, क्या ये थे, और दूसरा जो है क्या टीसी रॉबर्टसन या मार्टिन्स बर्ड। तो आप इस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात होगा दोस्तों। इसको हमने बहुत विस्तार से पढ़ाया है, एक वीडियो में हमने उसको आपको तक पहुंचा दिया है, तो उसमें भी जानकारी मिल गई होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हाल्ट मैकेंजी जो था महालवाड़ी व्यवस्था को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत भूप्रांत में राजस्व की इकाई के रूप में जो है दोस्तों लागू किया था। महालवाड़ी व्यवस्था थी ना दोस्तों। इस व्यवस्था के जो अंतर्गत है संपूर्ण ब्रिटिश भूमि की जो है 30% भूमि में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के बारे में भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव या महल में जमींदारों या प्रधानों के साथ किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। जेल में अनशन करते हुए, प्रश्न है जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी। क्या राम प्रसाद बिस्मिल, एसी बोस, या जतिन दास, या खुदीराम बोस। तो इस प्रश्न को आपने उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आपको ज्ञात होगा मित्रों कि जो है जतिन दास जो थे ये ही स्वतंत्रता संग्राम ऐसे सेनानी थी जिनकी 64 दिन तक जेल में अनशन करने के बाद 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हो गई थी। उन्होंने जेल में बंद साधारण अपराधियों की बजाय राजनीतिक बंदियों का दर्जा दिलाने के लिए भूख हड़ताल की थी। तो कारण भी आपको बता दिया कि किस कारण से की थी। तो आगे प्रश्न को देखते हैं
किसको सीमांत गांधी कहा जाता है, तो आप जान गए होंगे अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। ये आसान सा प्रश्न था मित्रों, है ना, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो ये आसान सा प्रश्न था, है? तो आगे देखते हैं। एक बात और बता दें, इन्होंने ही जो है गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार के साथ शबीना अवज्ञा आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रूप से जो है भागीदारी भी निभाई थी। इन्हें 1987 में दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ये तो अगला आगे प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं मित्रों, बढ़ते हैं आगे की ओर। 1947 में भारत विभाजन के पश्चात किसे संयुक्त रक्षा समिति का जो है कमांडर बनाया जाता है, जिसे सैन्य कर्मचारियों, हथियारों और युद्ध सामग्री के विभाजन की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो बताना है क्या रेडक्लिफ को बनाया गया था, या माउंटबेटन को, या इसमे को, या क्लाउड ऑचिनलेक को। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। यानी क्लाउड ऑचिनलेक को जो है इस विभाजन करने की, सामग्री विभाजन करने की जिम्मेदारी दी गई थी, या कहें कि कमांडर बनाया गया था। दोस्तों जब भारत को आज़ादी मिल जाती है और भारत पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र बन जाते हैं अलग अलग, तो इस समय विभाजन की जो स्थिति थी बहुत ही ख़राब थी, या उसको लेकर के तनातनी थी। उसी को आपसी सहमति के द्वारा जो है समझाने का प्रयास करने के लिए है, बंटवारे को कराने के लिए क्लाउड ऑचिनलेक को जो है इस विभाग या कहें कि कमांडर इसके लिए बनाया जाता है। और आगे दोस्तों एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि भारत से जो है अंग्रेज यहाँ से 17 अगस्त को भारत से हटना जो है प्रारंभ कर देते हैं, और 28 फरवरी 1948 तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये पॉइंट नोट कर लें कि भारत में अंग्रेज भारत से जो है कब से जाना शुरू कर देते हैं, तो 17 अगस्त 1947 से शुरू हो जाती है प्रक्रिया, और 28 फरवरी 1948 तक पूरी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन थे। प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन थे जिन्होंने औद्योगिकरण पर विशेष जोर दिया था। क्या जवाहरलाल नेहरू थे, या के.एन. राज, या अमर्त्य सेन, या प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, पीसी महालनोबिस या कहेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपने देख लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी पहली पंचवर्षीय योजना की सफलता के कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आरंभ आशा और उत्साह के वातावरण में दोस्तों होता है, और इस योजना में तीव्र औद्योगिकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था को तेजी दिखाने का प्रयास किया जाता है या लाने का लक्ष्य रखा जाता है। इस योजना का जो कार्य प्रारंभ है 1956 से 61 तक होता है, और पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। तो तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।